This data confirms the pattern. Clear. Upstairs, move. Where were you between 10 and midnight? सोचिए आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। करियर में परेशानी है, घर में टेंशन है और दिमाग में सवालों का एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा। इसी बेचैनी के बीच एक दिन आप YouTube खोलते हैं। स्क्रीन पर एक शांत चेहरा नजर आता है, सफेद कपड़ा, आध्यात्मिक बातें, भगवत गीता के श्लोक और जीवन को बदलने वाले संदेश। और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति कोई आम बाबा नहीं है, लोग उसे IIT बाबा कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में से एक से पढ़ा है। आप उसकी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद ये वही इंसान है जो आपकी जिंदगी की उलझनों को समझ सकता है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन इसी व्यक्ति का नाम एक ऐसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सामने आए जो पूरे देश को हिला दे? क्या हो अगर स्पिरिचुअल गाइडेंस के पीछे एक और कहानी छिपी हो? और क्या हो अगर पुलिस का दावा हो कि विश्वास और अध्यात्म के नाम पर कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था? मथुरा से सामने आए IIT बाबा का केस कुछ ऐसे ही सवालों से घिरा हुआ था। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, दूसरी तरफ सीरियस एलिगेशन है और तीसरी तरफ हजारों फॉलोअर का वो भरोसा है जो सालों में बना था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। कौन था IIT बाबा? कैसे बना एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर? कैसे उसके आसपास फॉलोअर की दुनिया खड़ी हुई? और फिर कैसे एक कंप्लेन ने सब कुछ बदल दिया? मैं हूं सोनिया चौहान और आप देख रहे हैं बैठक की क्राइम सीरीज। बड़ी क्राइम स्टोरी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी किसी पुलिस स्टेशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक सपने से, एक ऐसे स्टूडेंट का सपना जो पढ़ाई में काफी अच्छा माना जाता है, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया और IIT जैसे इंस्टीट्यूशन तक सफर तय किया। भारत में IIT सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है। जब कोई IIT ग्रेजुएट होता है तो लोग उसे अलग नजर से देखते हैं। सोसाइटी उस पर भरोसा करती है, उसे इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और सक्सेसफुल माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियरिंग, एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ के बाद उस व्यक्ति ने अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो कॉर्पोरेट ऑफिस से निकलकर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाता था। धीरे धीरे उसने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किए। शुरुआत में ऑडियंस छोटी थी, कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन फिर आया सोशल मीडिया का दौर और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू किया। आज के डिजिटल युग में अगर आपके पास बोलने का हुनर है, कैमरा है और ऑडियंस को एंगेज करने की एबिलिटी है तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। IIT बाबा ने भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। YouTube पर वीडियो अपलोड होने लगी, भागवत गीता की व्याख्या, स्पिरिचुअल गाइडेंस, लाइफ मैनेजमेंट टिप्स और मोटिवेशन से भरा कंटेंट लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। लोग कमेंट्स में लिखने लगे कि उन्हें उनके प्रवचनों से सुकून मिलता है। कई लोग कहते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। कुछ लोगों ने उन्हें मेंटोर माना, कुछ लोगों ने गुरु और कुछ ने स्पिरिचुअल गाइड। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर एक डिजिटल गुरु इतनी जल्दी लाखों के दिलों में जगह कैसे बना लेता है? साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इमोशनल स्ट्रेस, लोनलीनेस और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा होता है तब वो गाइडेंस ढूंढता है। अगर उस समय उसे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कॉन्फिडेंस के साथ बात करे, लॉजिकल लगे और साथ ही स्पिरिचुअलिटी की बातें करे तो ट्रस्ट और तेजी से डेवलप हो सकता है। IIT टैग और स्पिरिचुअल इमेज का कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए काफी पावरफुल हो सकता है। शायद इसी वजह से IIT बाबा के आसपास भी एक लॉयल ऑडियंस डेवलप होने लगी। जैसे जैसे ऑनलाइन पॉपुलैरिटी बढ़ी वैसे वैसे ऑफलाइन एक्टिविटीज भी बदलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मथुरा में स्पिरिचुअल गैदरिंग और काउंसलिंग सेशन होने लगे। लोग दूर दूर से मिलने आते, कुछ लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिल गया है जो उनकी बात समझता है। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता था, प्रवचन, सत्संग, मेडिटेशन और धार्मिक चर्चाएं। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस सेटअप के अंदर कुछ ऐसे एलिगेशन छुपे हुए थे जो बाद में पूरे केस का केंद्र बन गए।
हर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा पल आता है जब कहानी बदल जाती है। आईआईटी बाबा के केस में वो पल तब आया जब पुलिस के पास एक कंप्लेन पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नर्सिंग स्टूडेंट ने पुलिस को शिकायत दी और कुछ गंभीर आरोप लगाए। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स ने कंप्लेन को रूटीन तरीके से एग्जामिन करना शुरू किया। हर कंप्लेन की तरह इसकी भी वेरिफिकेशन जरूरी थी। पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, डिटेल नोट और टाइमलाइन बनाना शुरू की। यहीं से इन्वेस्टिगेशन का असली फेज शुरू हुआ। पुलिस के लिए सबसे पहला सवाल था, क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? किसी भी क्रिमिनल केस में टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टिगेटर्स ये देखते हैं कि किस दिन क्या हुआ, किस समय कौन कहां था और एलिगेशन किस सीक्वेंस में सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भी इसी अप्रोच को फॉलो किया। स्टेटमेंट को कंपेयर किया गया, डिजिटल कम्युनिकेशन को एग्जामिन किया गया और एलिगेशन को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश की गई। अब जरा पुलिस के पर्सपेक्टिव से एक सिचुएशन को एग्जामिन किया जाए। एक यंग फॉलोअर है जो लाइफ के डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। वो ऑनलाइन स्पिरिचुअल कंटेंट देखती है, धीरे धीरे एक गुरु पर भरोसा करने लगती है। काउंसलिंग सेशन शुरू होते हैं, पर्सनल डिस्कशन होने लगती है, गुरु और फॉलोअर्स के बीच ट्रस्ट डेवलप होता है और फिर पुलिस के मुताबिक इस ट्रस्ट के मिसयूज का एलिगेशन सामने आया। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि ट्रस्ट ही इस पूरे केस का सेंट्रल एलिमेंट हो सकता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक और टर्म बार बार आने लगी, गंधर्व विवाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने इस एंगल को डिटेल में एग्जामिन किया। पुलिस का कहना था कि कुछ कंप्लेन ने दावा किया है कि स्पिरिचुअल और धार्मिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया है। ये एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। हर स्टेटमेंट को अलग अलग वेरीफाई किया जा रहा था और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या किसी पैटर्न की तरफ इशारा मिल रहा है। अब तक केस सिर्फ स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिजिटल एविडेंस पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन्स, चैट, फोटोग्राफ्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के दौर में डिजिटल फुटप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल इंटरैक्शन टाइमलाइन को समझने में मदद करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिटेल में एग्जामिन करना शुरू किया। इसी दौरान मीडिया को भी केस की खबर लग गई। धीरे धीरे ये मामला लोकल सर्कल से निकलकर नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बनने लगा। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग एलिगेशन को सीरियस मान रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि पूरी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात तय थी, आईआईटी बाबा का नाम अब एक केस से जुड़ चुका था जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल मुश्किल था। और फिर इन्वेस्टिगेशन ने एक और मोड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को लगने लगा कि स्कोप पहले सोची गई बात से ज्यादा बड़ा हो सकता है। कुछ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, कुछ और लीड्स सामने आई और इन्वेस्टिगेटर को एहसास हुआ कि शायद अब ये सिर्फ एक कंप्लेन की कहानी नहीं रही। अभी तक हमने देखा कि एक आईआईटी ग्रेजुएट से स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बने व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेन ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने शुरू किए, डिजिटल एविडेंस एग्जामिन करने शुरू किए और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक बड़े दायरे में फैलती नजर आई। लेकिन किसी भी क्रिमिनल केस का सबसे सेंसिटिव फेज तब आता है जब इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि एलिगेशन को सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि एविडेंस के जरिए वेरीफाई करना होगा। और आईआईटी बाबा का केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के मुताबिक कंप्लेन मिलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने हर डिटेल को बहुत ध्यान से एग्जामिन करना शुरू किया। किसी भी एलिगेशन को सीधा एक्सेप्ट कर लेना या रिजेक्ट कर देना पुलिस का काम नहीं होता। उसका काम होता है हर क्लेम को एविडेंस के साथ मैच करना। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम ने कंप्लेन की स्टेटमेंट को टाइमलाइन के साथ कंपेयर किया। किस डेट को क्या हुआ, कौन कहां मौजूद था, किस समय किस व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन हुआ, ये सारे सवाल इन्वेस्टिगेटर के सामने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के साथ कुछ और लोगों के नाम और कुछ और एलिगेशन भी पुलिस के सामने आए।
यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब भी किसी हाई प्रोफाइल केस की खबर पुलिस डोमेन में आती है तो कई बार और लोग भी सामने आकर अपनी बात रखते हैं। पुलिस का काम फिर और मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेटर्स को देखना होता है कि क्या अलग अलग लोगों के दावों में कोई कॉमन पैटर्न नजर आ रहा होता है या नहीं। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर और ज्यादा फोकस करना शुरू किया। मोबाइल फोन्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन कम्युनिकेशन को डिटेल में एग्जामिन किया गया। साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन अक्सर किसी भी केस का सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस बन सकता है। मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, ऑडियो फाइल्स और डिजिटल इंटरेक्शन कई बार इन्वेस्टिगेशन को एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआईटी बाबा केस में भी इन्वेस्टिगेटर इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई वैसे वैसे सोशल मीडिया पर भी डिस्कशन बढ़ने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि एलिगेशन बहुत सीरियस है और पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी तरफ कई फॉलोअर्स ऐसे भी थे जो अब भी गुरु पर भरोसा कर रहे थे। उनका मानना था कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी न ठहरा दे तब तक किसी को गिल्टी नहीं मानना चाहिए। यही वजह थी कि केस सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं रहा बल्कि पुलिस डिबेट का हिस्सा बन गया। अब जरा एक और एंगल समझिए। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर या इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो उसके फॉलोअर्स सिर्फ उसे कंटेंट क्रिएटर नहीं मानते। कई लोग उसे मेंटोर, गाइड और रोल मॉडल के रूप में भी देखते हैं। इसी वजह से जब ऐसे किसी व्यक्ति का नाम किसी कंट्रोवर्सी या क्रिमिनल केस में आ जाता है तो लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक ग्रुप एलिगेशन को सच मान लेता है जबकि दूसरा ग्रुप उसे साजिश या मिसअंडरस्टैंडिंग समझता है। आईआईटी बाबा के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन पुलिस के लिए पब्लिक ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस था। इन्वेस्टिगेटर को लग रहा था कि अब केस इस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां फिजिकल वेरिफिकेशन और सर्च ऑपरेशन जरूरी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फेज में रेड की प्लानिंग शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन किसी भी इन्वेस्टिगेशन का सर्कल हिस्सा होते हैं। इसके लिए लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, अप्रूवल दिए जाते हैं और फिर टीम को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्राइम स्टोरीज में हम अक्सर एक लाइन सुनते हैं, पुलिस ने रेड की, लेकिन असल में रेड एक काफी डिटेल प्रोसेस होता है। सर्च टीम को एविडेंस प्रिजर्व करने होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है। हर रूम की चेकिंग की जाती है। किसी भी आइटम को सीज करने से पहले उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि बाद में कोर्ट में एविडेंस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल ना उठ सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस टीम एक्शन के लिए पहुंची तब पूरा ऑपरेशन काफी सेंसिटिव था। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दूसरी तरफ फॉलोअर्स और लोकल लोगों की नजरें भी पूरी डेवलपमेंट पर टिकी हुई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने कई चीजों को एग्जामिन किया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अपने कब्जे में लिया। पुलिस का फोकस उन सब चीजों पर था जो एलिगेशन को वेरीफाई और डिसअप्रूव करने में मदद कर सकती थी। रेड की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गई। जिस व्यक्ति को लोग मोटिवेशन और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए जानते थे उसका नाम अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ लिया जा रहा था। कुछ लोगों के लिए ये एक शौक था, कुछ फॉलोअर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज में पुलिस ने अरेस्ट की कार्यवाही की और यही से कहानी ने एक और ड्रामेटिक मोड़ ले लिया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्पिरिचुअल गाइड के रूप में देखा जाता था अब पुलिस कस्टडी में था। मीडिया कैमरास उसके पीछे थे, न्यूज चैनल्स पर डिबेट चल रही थी, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे और पूरा देश इस केस को ध्यान से देख रहा था। लेकिन किसी भी क्रिमिनल केस में अरेस्ट कहानी का अंत नहीं होता। असल में अरेस्ट के बाद ही लीगल बैटल शुरू होती है। पुलिस अपने एविडेंस कोर्ट के सामने रखती है, डिफेंस अपना पक्ष रखता है, विटनेस की स्टेटमेंट एग्जामिन की जाती है और फिर कानूनी प्रक्रिया के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आईआईटी बाबा के केस में भी आगे का फैसला कोर्ट और लीगल प्रोसेस के जरिए ही होगा। इस पूरे मामले ने एक और इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा कर दिया है, क्या डिजिटल एज में ट्रस्ट बनाना बहुत आसान हो गया है? आज सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अपनी इमेज क्रिएट कर सकता है। एक वायरल वीडियो, कुछ मोटिवेशन स्पीचेस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखते ही देखते हजारों लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है।
लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी पब्लिक फिगर को ब्लाइंडली फॉलो करना हमेशा रिस्क क्रिएट कर सकता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या स्पिरिचुअल गुरु। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब लोग इमोशनल वल्नरेबिलिटी के फेस में होते हैं तो वो गाइडेंस और सपोर्ट के लिए ज्यादा रिस्पेक्टिव होते हैं। इसी दौरान ट्रस्ट बिल्ड होता है और इसी ट्रस्ट की वजह से लोग कई बार अपने पर्सनल डिसीजन भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में लेने लगते हैं। शायद इसी वजह से आईआईटी बाबा के केस को सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के रूप में ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक सोशल लेसन के रूप में भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात फिर याद रखना जरूरी है, कानून की नजर में हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कोर्ट उसे दोषी साबित ना कर दे। पुलिस का आरोप और कंप्लेन का दावा एक तरफ है, जबकि डिफेंस का पक्ष और कोर्ट का फाइनल डिसीजन दूसरी तरफ। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी लीगल प्रोसेस का इंतजार करना जरूरी है। और शायद इसी वजह से आईआईटी बाबा की ये कहानी इतनी चर्चा में है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है इन्फ्लुएंस की, ये कहानी है सोशल मीडिया के उस दौर की जहां एक स्क्रीन के पीछे बैठा व्यक्ति हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे सामने वाला कितना भी एजुकेटेड, फेमस या इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, क्रिमिनल थिंकिंग और पर्सनल जजमेंट को कभी साइड नहीं रखना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी मथुरा के उस आश्रम को लेकर कई सवाल हवा में तैर रहे हैं। वो लोग जो कभी आईआईटी बाबा को एक स्पिरिचुअल गुरु मानते थे, आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या जो आरोप लगाए हैं, क्या वो कोर्ट में साबित हो पाएंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान और नए खुलासे सामने आएंगे? या फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी है? पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम करेगा और कानून ही तय करेगा कि आरोप में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस मामले ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि सोशल मीडिया के दौर में इमेज बनाना पहले से कई ज्यादा आसान हो गया है। एक कैमरा, कुछ वीडियोस और हजारों फॉलोअर्स किसी को भी स्टार बना सकते हैं, लेकिन हर चमकती हुई चीज सच्ची नहीं होती। शायद इसी वजह से आईआईटी बाबा का ये केस सिर्फ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये भरोसे की कहानी बन गया है। एक ऐसा भरोसा जो सालों में बनता है और कुछ ही दिनों में टूट भी सकता है। ये कहानी है इन्फ्लुएंस की, फेथ की और उस पतली सी लाइन की जहां अध्यात्म और अंधविश्वास एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आईआईटी बाबा के साथ आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस पर भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं। क्या एजुकेशन किसी इंसान के कैरेक्टर की गारंटी होती है? क्या पॉपुलैरिटी सच्चाई का सबूत होती है? या फिर हर इंसान को उसकी इमेज से नहीं बल्कि उसके एक्शन से पहचानना चाहिए? इन सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मैं हूं सोनिया चौहान और आप देख रहे हैं बैठक की क्राइम सीरीज। अगर आपको ये डिटेल क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक ऐसी कहानी के साथ जो हेडलाइन के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।